गुड मॉर्निंग। ये 2 जुलाई वाली बैच है, राइट? ओके। किसकी क्लास लगी अभी? 9:30 10:30 अकाउंट्स। चलिए, अभी थर्ड पेपर अपना क्या है? सीए फाउंडेशन एग्जाम। फर्स्ट पेपर तो अकाउंट्स है, सेकंड लॉ, और थर्ड पेपर का नाम है बिजनेस मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। 3 सब्जेक्ट हैं उसमें, ठीक। एक सब्जेक्ट तो मैथ्स है, वो 40 मार्क्स का है। एक स्टैटिस्टिक्स है, वो 40 मार्क्स का है। एक लॉजिकल रीजनिंग है, ये 20 मार्क्स के। ऐसे करके 100 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सारे ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। आपको जो है 2 घंटे का टाइम मिलता है इन सबको सॉल्व करने के लिए। 2 घंटे मतलब 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करना है, थर्ड पेपर आपका, ठीक। इसमें मैथ्स का क्लास आपकी आज भी होगी, कल भी लगी होगी। रवि जी सर पढ़ा रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स आपको मैं पढ़ाऊंगा। एलआर के 4 चैप्टर हैं, जिसमें से 2 वो पढ़ाएंगे, 2 मैं पढ़ाऊंगा, आधा आधा हम दोनों के पास। गिनती के 4 बहुत सिंपल सिंपल से लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक्स हैं, जैसे कि डायरेक्शन सेंस है, जैसे कि सिटिंग अरेंजमेंट है, जैसे कि ब्लड रिलेशन है ना। तो इस तरह से 4 चैप्टर आपको पढ़ना है, और इन सबको मिला करके मिक्स करके 100 क्वेश्चन बना दिए जाते हैं, ठीक है। उसमें ऐसा सेक्शन नहीं है कि आपको मैथ्स के 40 अलग आएंगे, स्टेट के अलग। मिक्स करके भी दे देते हैं, कभी एक साथ भी दे देते हैं, डिपेंड्स करता है। इसमें जो स्टैटिस्टिक्स है वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। स्टैटिस्टिक्स जो है वो 40 मार्क्स का आता है। बेसिकली इसको इसलिए रखा गया है कि इसमें जो मेथड्स हम पढ़ते हैं, ये सब आगे जाके इंटर और फाइनल के कुछ सब्जेक्ट्स में आपको काम आती है। खास करके जो एफएम का पेपर है, एफएम में पूरी तरह से फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। तो इसके अंदर जो है वो आपको काफ़ी कुछ टूल्स लगते हैं, टूल्स के रूप में आपको मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स की मेथड्स यूज करनी पड़ती। इसलिए ये सीए फाउंडेशन में इन्होंने ये दोनों सब्जेक्ट रखे हुए हैं। हमें इस सीए फाउंडेशन में 8 चैप्टर पढ़ना है स्टैटिस्टिक्स के। स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सारे डायमेंशन के लोग पढ़ते हैं। उसको आर्ट्स वाला भी पढ़ता है, कॉमर्स वाला भी पढ़ता है, साइंस वाला भी पढ़ता है, बिजनेस मैनेजमेंट वाला भी पढ़ता है, इंजीनियरिंग वाला भी पढ़ता है, और नर्सिंग वाला भी पढ़ता है, और एमबीबीएस वाला भी पढ़ता है, क्योंकि सब्जेक्ट ऐसा है कि उसका यूटिलिटी जो है वो हर जगह है। 8 चैप्टर हमारे पास कुल इसमें है, जिसमें से हमें 40 क्वेश्चंस आएंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे, कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस होंगे। सबका मिक्सअप होकर के एक 40 नंबर का पैकेज आपको यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक। पहला जो चैप्टर हमको इसमें पढ़ना है, चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। इसमें एक शब्द आ रहा है डेटा। डेटा मतलब आंकड़े। डेटा मतलब आंकड़े। डेटा मतलब एनी टाइप ऑफ न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। किसी भी प्रकार की न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? डेटा बोलते हैं। डेटा होंगे तो स्टैटिस्टिक्स होगा, डेटा नहीं होंगे तो स्टैटिस्टिक्स भी नहीं होगा। पूरी तरीके से डेटा बेस्ड सब्जेक्ट है ये। इंफॉर्मेशन के तौर पे आपको हमेशा डेटा दे दिए जाएंगे। आपसे बोला जाएगा फलानी मेथड लगाइए और नतीजे निकालिए, तो आपके पास हमेशा न्यूमेरिकल क्वेश्चन में डेटा रहेंगे, इंफॉर्मेशन रहेगी आंकड़ों के रूप में। और आपसे बोला जाता है कि भाई आप इस पे फलानी मेथड लगाइए, कोरिलेशन लगाइए, रिग्रेशन लगाइए, ठीक है, इसका डिस्पर्शन निकालिए। आपसे कोई ना कोई मेथड लगा करके आंसर निकालने की बात की जाएगी। तो स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा हमारे इस सब्जेक्ट का एक इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है। सबसे पहले तो हम बात करें कि डेटा क्या होते हैं। तो डेटा एनी टाइप ऑफ न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन इज नोन एज डेटा। कितने प्रकार के डेटा होते हैं? तो 2 प्रकार के डेटा होते हैं, एक प्राइमरी डेटा होते हैं और एक सेकेंडरी डेटा होते हैं। प्राइमरी डेटा कौन से होते हैं?
प्राइमरी डेटा वो होते हैं जो इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट करे तो वो प्राइमरी है, और किसी और का ले ले डेटा तो वो सेकेंडरी डेटा होगा। यही मतलब हुआ ना, अपन ने अपने नोट्स बनाए तो प्राइमरी, लेकिन अपन ने किसी और के लेके कॉपी कर लिए तो वो सेकेंडरी नोट्स हो गए, तो इस सेकंड हैंड हो गए। तो प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा, फिर डेटा कलेक्शन की मेथड्स होती हैं। डेटा कैसे कलेक्ट किया जाए, तो डेटा एक इंटरव्यू लेके कलेक्ट किया जाता है। डायरेक्ट इंटरव्यू में आया आपके पास, आपसे जानकारी ले ली। एक इनडायरेक्ट इंटरव्यू कि आपकी जानकारी मैंने किसी और से ले ली। एक क्वेश्चनेयर भरवा के होता है, क्वेश्चनेयर होती है लिस्ट ऑफ क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, आपने भर के मेरे को दे दिए। एक टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है, टेलीफोन लगा करके इंफॉर्मेशन ले लेना। ऐसी कई सारी मेथड्स होती हैं जिससे हम डेटा को कलेक्ट कर लेते हैं। डेटा को कलेक्ट करने के बाद डेटा को क्लासिफाइड किया जाता है, छांटा बांटा जाता है। चार तरह से उसका क्लासिफिकेशन होता है। एक क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, एक क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, एक टेम्पोरल क्लासिफिकेशन, एक ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। चार तरीके से हम आंकड़ों को बांट सकते हैं। क्लासिफिकेशन करने के बाद हम उसको टेबल में प्रस्तुत करते हैं, तो वो कहलाता है टेबुलेशन। जो भी डेटा आपने इकट्ठे करे, उनको काटा छाटा, उसके बाद आपने उनको टेबल में प्रेजेंट कर दिया, तो वो क्या कहलाया, टेबुलेशन। टेबुलेशन करने के बाद फिर आंकड़ों को हमको रिजल्ट के रूप में प्रस्तुत करना रहता है, तो प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन टेक्स्ट फॉर्म में भी हो सकता है, डायग्राम के रूप में भी हो सकता है, और ग्राफ के रूप में भी हो सकता है। तो टेक्सुअल मतलब हमने लिख करके रिजल्ट दे दिया, ग्राफिकल मतलब हमने उसको ग्राफ के माध्यम से प्रस्तुत कर दिया, ग्राफ बना के। ग्राफ पेपर तो सबने देखा होगा, ग्राफ बनाया भी होगा, हिस्टोग्राम तो बनाया ही होगा सबने, हाँ या ना। हिस्टोग्राम छोटी क्लास में बना लेते हैं, ऐसा बनता है ये हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम एक प्रकार का ग्राफ है। फ्रीक्वेंसी कर्व, हिस्टोग्राम तो हम ग्राफ बना करके प्रेजेंट कर सकते हैं, डायग्राम बना के प्रेजेंट कर सकते हैं, टेक्स्ट के रूप में डेटा को लिख सकते हैं। ये सारा कुछ जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब हमारे पहले चैप्टर से संबंधित है, जिसके अंदर बहुत बेसिक बेसिक सी बातें हमको पढ़ना है। इसको अभी हम छोड़ दे रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, उसको हमने अभी क्या कर दिया है, उठा करके साइड में रख दिया है, ठीक। और हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 से, जिसका नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। डेफिनेटली यहां पर हम किसी सेंट्रल टेंडेंसी नाम की प्रॉपर्टी को मेजर करने की बात कर रहा है। लिखा ना मेजर्स, मेजर का मतलब मापना। हिंदी में इसको बोलते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। क्या बोलते हैं, केंद्रीय। इंग्लिश में बोल रहे हैं सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करना, मतलब हम किसी डिस्ट्रीब्यूशन, किसी सेंट्रल टेंडेंसी को कैलकुलेट करना चाहते हैं, मेजर करना चाहते हैं। अब सेंट्रल टेंडेंसी क्या, उसका अगर हम हिंदी में अनुवाद करें तो उसका मतलब है सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति। टेंडेंसी का मतलब होता प्रवृत्ति, और सेंटर का मतलब होता केंद्र। अब ये क्या, किसको मेजर करना है, देखिए वेरिएबल सुना है, मैंने सिर्फ एक प्रश्न पूछा, वेरिएबल सुना है, ये नहीं पूछा कि वेरिएबल क्या है। मैं बोल रहा हूं वेरिएबल सुना कभी पढ़ने के दौरान 9, 10, 11, 12 में वेरिएबल शब्द कभी सुना। कांस्टेंट भी सुना होगा, तो कांस्टेंट क्या होते हैं, जिसकी वैल्यू सेम रहती है या फिक्स रहती है। और वेरिएबल क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू वेरी करती है। किन की, भाई वो कौन है जिनकी वैल्यू वेरी करती है, एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड नहीं है, एक्स वाई जेड तो उसका नोटेशन है। वेरिएबल आप सब लोगों की एज,
वेरिएबल है, चेंज हो जाएगी, हर की अलग अलग आएगी, किसी की कम किसी की ज्यादा। आप सब लोगों का वेट वेरिएबल है, बदलेगा, कोई 40 किलो का, कोई 50 किलो का, कोई 45 किलो का, कोई 60 किलो का, राइट। आप सब लोगों की हाइट वेरिएबल है, आप सब लोगों की फैमिली की इनकम एक जैसी है क्या? अलग अलग है, वेरिएबल है। आप सब लोगों की फैमिली का मंथली एक्सपेंडिचर एक जैसा है क्या? अलग अलग है। अब ये सब जो मैंने नाम लिए, पहले मैंने बोला एज, फिर मैंने बोला हाइट, फिर मैंने बोला वेट, फिर मैंने बोला आपकी फैमिली की इनकम, फिर मैंने बोला एक्सपेंडिचर, इन सब में आपको दो चीजें कॉमन नजर आएंगी। नंबर एक, कि इन सब की वैल्यू चेंज हो रही है, अलग अलग व्यक्ति के साथ अलग अलग होती जा रही है, वेरी कर रही है। नंबर दो, ये सब के सब मेजरेबल हैं, मापे जा सकते हैं। एज को हम ईयर्स में लिखेंगे, हाइट को हम इंच में, सेंटीमीटर में, फीट में लिखेंगे, वेट को हम ग्राम में, किलोग्राम में लिखेंगे, बोलो हाँ कि ना। इनकम को हम रुपये पैसों में लिखेंगे, एक्सपेंडिचर को हम रुपये पैसों में लिखेंगे। तो ऐसे न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स, ऐसे न्यूमेरिकल कैरेक्टर, न्यूमेरिकल इसलिए कि वो मेजरेबल है, ऐसे न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स जो मेजरेबल होते हैं और जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती, जिनकी वैल्यू पर्सन टू पर्सन, यूनिट टू यूनिट चेंज होगी, वो क्या कहलाएंगे? वेरिएबल कहलाएंगे। इसलिए वेरिएबल मतलब वेरिएट होना, फ्लक्चुएट होना, तो वेरिएबल हो गए। तो ऐसे न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है वो वेरिएबल कहलाते हैं। और ऐसे कैरेक्टर्स नॉट न्यूमेरिकल जो मेजरेबल नहीं है वो एट्रीब्यूट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एट्रीब्यूट। दो भागों में उनको बांट दिया गया है, एक तो हो गया है वेरिएबल और एक हो गया है एट्रीब्यूट। अब एट्रीब्यूट क्या? सुंदरता, एट्रीब्यूट है, गुण है, मेजरेबल नहीं है। कैरेक्टर तो है पर मेजरेबल, ईमानदारी कैरेक्टर तो है पर मेजरेबल नहीं है। इंटेलिजेंसी कैरेक्टर तो है पर मेजरेबल नहीं है। तो ऐसे कैरेक्टर्स जो मेजरेबल नहीं है वो एट्रीब्यूट कहलाते हैं। ऐसे कैरेक्टर्स जो न्यूमेरिकल हैं, जो मेजरेबल हैं, जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, वो वेरिएबल कहलाते हैं। हमारा सब्जेक्ट पूरी तरीके से इसके ऊपर खड़ा हुआ है। ये है तो स्टैटिस्टिक्स है, ये नहीं है तो स्टैटिस्टिक्स नहीं है। अगर वेरिएबल है तो डेटा आएंगे, डेटा आएंगे तो कुछ मेथड्स लगेंगे, जब डेटा ही नहीं आएंगे तो मेथड कहां से लगेगी? समझ में आ रही बात? तो वेरिएबल इस टाइप के जो लक्षण होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वेरिएबल। इनको हम रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स वाई जेड का इस्तेमाल करते हैं। अगर एक वेरिएबल हो तो एक्स, दो वेरिएबल हो तो एक्स और वाई, तीन वेरिएबल हो तो एक्स वाई और जेड। इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर्स एक्स वाई जेड वो क्या करते हैं? यहाँ स्टैटिस्टिक्स में वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एक ही वेरिएबल है तो एक्स उसको रिप्रेजेंट करता है। अब मान लीजिए एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है राम की इनकम को। किसकी? राम की। राम कोई बंदा है, वो काम करता है। एक दिन उसने काम करा, उसको 20 रुपए मिले। अगले दिन उसने काम करा, उसको 30 रुपए मिले। किसी दिन 24 मिले, किसी दिन 18 रुपए, फिर किसी दिन 30 रुपए मिले, फिर किसी दिन 40 भी मिले, और फिर किसी दिन 50 रुपए भी उसने कमाए। अब उसकी इनकम जो है वो 20 रुपए से लेके 30 रुपए के बीच में वेरी कर रही है, फ्लक्चुएट हो रही है, इसलिए ये वेरिएबल है। अब ये जो लिखा है, जो डेटा मैंने लिखे, ये क्या है? सबकी आवाज आनी चाहिए। वेरिएबल तो है ही, और क्या है? ये राम की इनकम है, बोलो हाँ कि ना। तो ये जो डेटा, अपन यूं तो बोलेंगे कि दिस इज द इनकम ऑफ राम इन 7 डेज, राम की 7 दिन की इनकम है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स वाले इसको बोलेंगे कि ये राम की इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है। दिस इज द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राम। क्या बोला जाएगा इसको? राम की इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पे लिखी हुई है 7 दिन की।
ये जो 7 डेटा लिखे हुए हैं इसको हम बोल रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन, और किसके डेटा है? इनकम के, इसलिए इनको बोल दिया गया इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राम। अब राम से कोई ने पूछ लिया कि भैया यार तुम रोज काम करते हो, क्या कमा लेते हो? अब राम की इनकम तो फिक्स है नहीं, मिनिमम इनकम 18 रुपए, मैक्सिमम इनकम 50 रुपए जा रही है। इन दैट केस राम क्या करे? क्या करेगा राम? एवरेज निकाल लेगा। देखो कितने अच्छे बच्चे हैं यार, एकदम इंटेलिजेंट। सही बोला तुमने, गलत थोड़ी कह रहा हूं। एवरेज निकाल लेगा। कैसे? एवरेज कैसे? सारी वैल्यू का टोटल लगा करके 7 से डिवाइड कर देगा, एवरेज निकल जाएगा। बीच में आएगा कहीं आंसर, 18 से लेके 50 के बीच में। तो आपने क्या करा? आपने राम की इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की सेंट्रल टेंडेंसी निकाल ली। क्या निकाल ली? आंसर तो सेंटर में ही आएगा ना। आपने एक ऐसी वैल्यू निकाल ली जिसको बताने से राम को 7 दिन की इनकम बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राम बोल देगा मेरी एवरेज इनकम 25 रुपए है, बात खत्म हो गई। राम कभी 25 रुपए कमाता है, कभी 25 से ज्यादा कमाता है थोड़ा बहुत, और कभी 25 से थोड़ा बहुत कम कमाता है। आपने राम की इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेट कर ली। इसी एवरेज को बोलते हैं हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। उसकी जरूरत क्यों आ गई? उसकी जरूरत इसलिए आ गई कि राम हर बार अपनी 7 दिन की इनकम बताने से रहा, और ना उससे कोई एनालिसिस हो पा रहा है। राम ने बैंक वाले से बोला लोन दे दो, बैंक वाले ने बोला कमाते क्या हो? तो राम ने कहा साहब एक दिन 18 रुपए कमाता हूँ, एक दिन 20, एक दिन। बैंक वाला बोलेगा यार ये थोड़ी कोई बात हुई, तुम 50 कमा रहे हो, 18 20, मेरे को उससे क्या मतलब है? तुम तो तुम्हारी इनकम बताओ कितनी पर डे की। तो हमने बोला था मेरी पर डे की इनकम एवरेज 25 रुपए। तो राम को अब 7 दिन के डेटा बताने की जरूरत नहीं है। मतलब जब भी डेटा को लोग समझने लगे, डेटा के बारे में पढ़ने लगे, डेटा की के बारे में लोगों को जानकारी हुई, तो सबसे पहले जरूरत महसूस हुई कि यार एक ऐसी वैल्यू निकाली जाए जिसको बताने से सारी वैल्यू बताने की जरूरत। अभी तो हम 7 दिन की बात कर रहे हैं, मान लो वो 30 दिन काम कर रहा है, तो 30 दिन की इनकम हर कहीं थोड़ी ना बताने बैठेगा। 30 दिन के डेटा अलग अलग रहेंगे। इन दैट केस उसको क्या बताना पड़ेगा? एवरेज बताना पड़ेगा। उसी एवरेज को हम बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। और उस सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए जो मेथड्स बनाई गई हैं वो सारी मेथड्स एवरेज कहलाती हैं। आपने एक तरीका बताया कि राम को अगर अपनी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि एवरेज निकालना है तो वो क्या करेगा? वो 20 + 30 + 24 + 18 ऐसे जोड़ लेगा 50 तक, और इन सबको क्या करेगा? 7 से। आपने इस मेथड का नाम जो बताया, आप बोल रहे हो ये एवरेज है, मैं इसको बोल रहा हूं ये अरिथमेटिक मीन है। क्या है? अरिथमेटिक मीन। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज इक्वल टू एवरेज, और ये एक प्रकार का एवरेज है। राम के पास एक तरीका है कि उसको अगर सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि एवरेज निकालना है तो सारी वैल्यू का टोटल लगा करके उनको 7 से क्या कर दे? डिवाइड कर दे। दिस मेथड इज नोन एज अरिथमेटिक मीन। राम के पास एक तरीका और भी है कि राम अपनी सारी वैल्यू को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर ले। 18, 20, 24, 30, 30, 40, 50, और फिर देख ले सेंटर में कौन सी वैल्यू आ रही। ये भी एवरेज है, और इस एवरेज का नाम है मीडियन। क्या नाम है? कितने एवरेज बता दिए मैंने आपको, कौन कौन से? एक तरीका उसके पास है वो जोड़ करके डिवाइड कर ले। दूसरा तरीका है कि सेंटर वैल्यू चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करे, जो वैल्यू बीच में आएगी वही एवरेज हो जाएगी। उसका नाम क्या हो गया? उसके बाद राम को एक सज्जन ने और एक तरीका बताया कि भैया इतना दिमाग मत लगाओ, केवल ये देख लो कि कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है। उन्होंने कहा साहब 30 2 बार आ रही है, तो 30 ही एवरेज है। क्यों एवरेज है? क्योंकि वो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है इसलिए, और इस एवरेज का नाम हो जाएगा मोड।
सुना है आप लोगों ने? तो मीन भी सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करता है, मीडियन भी सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करता है, मोड भी करता है। देर आर ऑल दीज आर नोन एज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अभी आपके राम के पास अपने इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के लिए कितने तरीके हो गए? 3। उसके बाद राम को एक सज्जन और मिल गए, उन सज्जन ने और उनको ज्ञान दिया कि भैया एक तरीका ये भी है कि आप एक काम करो कि आपकी जो सारी वैल्यूज हैं, इन सारी वैल्यूज का आप मल्टीप्लाई कर लो, और उनका मल्टीप्लाई करके उतना ही रूट निकाल दो। जो मल्टीप्लाई आएगा ना उसका टू दी पावर क्या कर दो, 1/7 कर दो। ये जो एवरेज आएगा, इस एवरेज का नाम है ज्योमेट्रिक मीन। क्या नाम है? किससे निकलेगा ज्योमेट्रिक मीन? सारी वैल्यू का मल्टीप्लाई करके उनका उतना ही रूट अपने को लगाना। 1/7 क्यों करा अपन ने? क्योंकि 7 वैल्यू थी। 1/6 होती तो 1/6, और 5 होती तो 1/5 का। इससे भी सेंटर वैल्यू मिलेगी। सारी जो मेथड्स हैं वो एक ही कोशिश कर रही हैं कि आंसर कहीं ना कहीं सेंटर में आए, क्योंकि उसका नाम ही मेजर ऑफ सेंटर, और हम डेफिनेटली उसी को ऑथेंटिक भी मानेंगे जो सेंटर में आएगा। अगर मान लो राम अपने ये बोल दे, अभी मान लो राम के इसमें 18 3 बार रिपीट हो जाए, कितनी बार? तो मोड क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। लेकिन हम 18 हमको भी हजम नहीं होगा कि यार वो एक दिन तो 40 भी कमाता है, एक दिन 50 भी कमाता है, तो उसकी एवरेज 18 कैसे हो सकता है? तो कोशिश सबकी क्या है? सेंटर में आंसर निकालने की। कितनी मेथड हो गई साहब? कौन कौन सी? अरिथमेटिक मीन, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में मीन बोलते हैं, दूसरा मीडियन, तीसरा मोड, चौथा ज्योमेट्रिक मीन, और पांचवा हार्मोनिक मीन होता है। राम के पास एक तरीका आखिर में और निकल करके आया। कोई बंदे ने उसको ये समझाया कि भाई जितनी वैल्यूज है सबके रेसिप्रोकल ले लो। रेसिप्रोकल आप ले लो सबके। रेसिप्रोकल समझते कि नहीं समझते साहब? रेसिप्रोकल मैंने बोर्ड पे लिख दी है, ये रेसिप्रोकल है। अब इन रेसिप्रोकल को जोड़ लो, फिर इसको 7 से डिवाइड कर दो। जो भी टोटल आएगा उसको क्या करो, 7 से डिवाइड कर दो। मतलब रेसिप्रोकल का मीन ले लो। 7 से डिवाइड करना मतलब क्या हुआ? मीन ऑफ दी रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मीन ले लो, और जो मीन आए वो भी एक ही आंसर आएगा। वो एक वैल्यू जो आएगी उसका फिर आप क्या कर दो, रेसिप्रोकल ले लो। रेसिप्रोकल के मीन का भी रेसिप्रोकल कर दोगे तो आंसर सेंटर में कहीं आ जाएगा, और उस आंसर का नाम होगा हार्मोनिक मीन। क्या नाम होगा? तो अब्राहम के पास अपनी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के लिए कितने तरीके हो गए? वो सारे तरीके क्या कहलाए? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। उन चारों पांचों तरीकों को एवरेज भी बोला जाता है। अब आप बोलोगे सर हमको तो एवरेज का मतलब बताया था, जोड़ करके डिवाइड कर दो। आप तो 4 तरीके और निकाल रहा है। तो हैं 5 ही, लेकिन जो पहला तरीका है अरिथमेटिक मीन, वो इतना पावरफुल तरीका है, इतना ताकतवर है इन पांचों में, इतना मजबूत है कि उसने एवरेज के ऊपर ही कब्जा कर लिया है। जब भी एवरेज की बात होती है तो मीन की बात होती है। ये बेचारे जो बाकी के 4 हैं ये उसकी तुलना में कमजोर हैं, पर एवरेज ये भी है। जब बात निकली कि भाई सेंट्रल टेंडेंसी कैसे निकाली जाए, छोड़ दे बेटा सब पढ़ूंगा अभी। क्या नाम है तेरा? कहाँ से आई? महू, इंदौर वाला महू, राहु के आगे वाला। तो जब एवरेज निकाला कैसे जाए, तो बहुत सारे लोग आइडिया ले लेके आए, ऐसा कर लो वैसा कर लो। सबके नहीं रखे गए। रखे किनके गए? इन पांचों के। ये 5 इनको किताब में जगह मिली। बहुत सारे आए, उनको किताब में जगह नहीं मिली। अब ये 5 आ गए, पांचों ने अपना अपना दावा ठोक दिया
मीन बोलता है कि मैं अच्छा एवरेज हूँ, मीडियन बोलता है कि मैं अच्छा हूँ, मैं सिंपल हूँ, मोड बोलता है कि मैं भी अच्छा हूँ, मैं भी तो सिंपल हूँ, मेरे में तो कुछ करना ही नहीं है, केवल ये देखना है कि कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है। ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के भी अपने दावे हैं, उनका कहना हम कठिन है तो क्या हुआ, हम अच्छा रिजल्ट निकाल के देंगे। जब ऐसी नौबत आ गई तो फिर ये तय करना पड़ा कि भाई इन पांचों में सबसे अच्छा कौन, जिसको जरूरत पड़ेगी एवरेज निकालने की, वो इन पांचों में से किसका इस्तेमाल पहले करे, प्रेफरेंस किसको मिलनी चाहिए। तो इस सब का निराकरण किया, सॉल्यूशन निकाला प्रोफेसर यूल साहब ने। यूल, YULE, यूल, ये कुछ जमाने के नामचीन विद्वान आदमी थे। तो ये पांचों का विवाद उन तक पहुंचा, उनने कहा यार ऐसा ऐसा मामला उलझ गया है, कुछ सॉल्यूशन दे दो। तो यूल साहब ने बोला ये सॉल्यूशन एक ही है। तो इन सब ने बोला क्या, कि अपन कुछ शर्तें तय कर लेते हैं, भाई एक अच्छे एवरेज में क्या क्या गुण होने चाहिए। तो अपन उन गुणों को तय कर लेते हैं, उन प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर लेते हैं, फिर आप लोग देख लेना उस प्रॉपर्टी के हिसाब से कौन अच्छा है और कौन खराब है। तो यूल साहब ने 5 प्रॉपर्टी लिखी। कितनी, 5। उनने बोला कि भाई एक अच्छे एवरेज में ये 5 गुणों का होना जरूरी है। समझ में आ रही बात। अपन बाइक खरीदने जा रहे हैं तो अपन भी अपने कुछ क्राइटेरिया लेके जाएंगे। बाइक देखेंगे भाई, पहला तो बजट देखेंगे कि आ रही कि नहीं आ रही। दूसरा हम अपनी चॉइस भी देखेंगे, लुक वुक कैसा है, ऐसे हमको ऐसी चाहिए थी मिल रही, कलर हमको ये वाला चाहिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, एवरेज अच्छा दे रही है कि नहीं दे रही है, रीसेल इसकी बाद में कितनी देगी, बाद में बेची तो पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो 4-5 क्राइटेरिया तय करके फिर हम बाइक का माइंड सेट करके बाइक लेने जाएंगे कि हमारी हमने जो ये शर्तें लिखी इसमें कौन सी बाइक फुलफिल हो रही है, उसी को फिर हम खरीद लाएंगे। वैसे यूल साहब ने क्या करा, 5 प्रॉपर्टी लिखी और उन्होंने बोला कि अब आप देख लो कि इन पांचों में से कौन कौन कितनी कितनी सेटिस्फाइड कर रहा है, जो भी उसको सेटिस्फाइड करेगा उसको हम अच्छा एवरेज मान लेंगे। वो 5 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड करने वाला इकलौता एवरेज कौन है, अरिथमेटिक मीन है। इस कारण से मीन इन पांचों में सबसे टॉप है, बेस्ट है। और इसलिए जब भी जरूरत पड़ती है आम आदमी को तो वो एवरेज के रूप में किसका इस्तेमाल करता है, मीन का इस्तेमाल। आप किसी को भी बोलोगे यार एवरेज निकाल दे तो वही करेगा, जोड़ करके डिवाइड कर देगा, तो उसको बता ही गया है कि यही एवरेज है। लेकिन मीन के अलावा भी 4 एवरेज और है। मीन तो बेस्ट हो गया, यूल साहब के हिसाब से मीन सर्वश्रेष्ठ औसत हो गया, पर मीन ने इन चारों को भी अपने साथ रखा। मीन ने बोला कि इन चारों को भी हम एवरेज की कैटेगरी में रखेंगे, मैं सर्वगुण संपन्न हूं, सब प्रॉपर्टीज मेरे अंदर हैं, लेकिन फिर भी मैं कहीं ना कहीं कमजोर हूं। तो जहां भी मैं कमजोर पड़ूंगा वहां हम इन चारों में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे। तो कुछ मामलों में मीडियन यूज हो जाता है, कुछ मामलों में मोड अच्छा रिजल्ट दे देता है, कुछ मामलों में ज्योमेट्रिक मीन का इस्तेमाल होता है और कुछ मामलों में हार्मोनिक मीन का एवरेज के रूप में इस्तेमाल होता है। बट ओवरऑल जनरल अगर हम बात करें तो ज्यादातर इस्तेमाल किसका होता है, मीन का होता है। कहानी समझ में आई क्या, कितने एवरेज, उनका दूसरा नाम क्या, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब किताबी नाम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, बोलचाल का नाम एवरेज। कितने एवरेज, मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। मैंने आपको पांचों के निकालने के बेसिक तरीके भी बता दिए, बेसिक बात कर रहे हैं। मीन कैसे निकलेगा, सबका टोटल लगा करके उनको उनके नंबर से डिवाइड कर दो। मीडियन कैसे निकलेगा, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, सेंटर में जो वैल्यू आएगी वो मीडियन है। दोनों जीरापुर वाले, तू भी ये भी, ये बाद में आने वाला था वो, तो पहले आ गया वो। ठीक, अपन कहां से आए, इंदौर, सिवनी, हरदा, ग्वालियर, छिंदवाड़ा,
देवास, कटनी, सतना, उज्जैन। उज्जैन प्रॉपर कौन सा? माकड़ून, राऊ। तो पुराना दिख रहा है मेरे को। हाँ चेहरे से तो दिख गया। नर्मदापुरम और राजगढ़ और मऊ। अच्छा, इंदौर का केवल एक दो ही लोग हैं, एक ही है इंदौर, बाकी सब बाहर के। इतने दिन कहाँ रह गए भाई? हैं? एक आध महीना तो घर वालों को समझाने में लग गया होगा। तुम बार बार बोल रहे हो सीए करेंगे, पिताजी कह रहे होंगे रहने दे तेरे से नहीं होएगा। हैं? खेती कर बढ़िया, है ना। दो बेल में से एक बेल बेच देते हैं और एक बेल की जगह तू लग जाना। आप तो ट्रैक्टर का जमाना है। मेरे जमाने में तो मेरे बहुत सारे दोस्तों को उनके पिताजी ने बेल की जगह पे लगा दिया। और बाकी लोग इंदौर वाले कहाँ रह गए इतने दिन? कहाँ रह गए भाई? कौन नहीं मान रहा था, मम्मी की पापा? पापा? मम्मी? क्या बोल रही थी मम्मी? है? नहीं होगा, रहने दे। मम्मियों को समझाना थोड़ा सा टिपिकल है। मैं भी मेरे बच्चों की मम्मियों को समझाता हूँ, उसको मम्मी को समझ, मम्मियों को नहीं, मम्मी को है। तो उसको भी समझ में नहीं आता। अभी एक वचन बहुवचन में ऐसी की तैसी हो जाएगी। और तुम्हारे, तुम कहाँ रह गए सिवनी मालवा? टाइम लग गया, पैदल निकली होगी तू। फिर और तेरा? अरे मम्मियों को कुछ करना पड़ेगा। और मम्मी नहीं मान रही थी? ऐसा क्यों है यार? क्या मतलब, क्या बोल रही थी, क्या करो अब? कुछ तो बोल रही होगी, बीकॉम कर लो, बीबीए कर लो। है? कहाँ से आई है? हरदा से। चलो ठीक है, अच्छा। इस अगले साल से मम्मियों को समझाने के लिए भी एक टीम रखनी पड़ेगी, नाटा एकेडमी। बच्चा बोले मम्मी नहीं मान रही तो टीम में रवाना, मम्मी को समझाने के लिए। और अपन, तू नहीं मान रहा था? हाँ। और मऊ, लोड नहीं लेते बनता है। तो ट्वेल्थ के में रोई थी? हाँ फिर उन पापा ने समझा दिया होगा कि ये रो रो के ही करेगी तो उसको करने दो। हाँ, कुछ भी कराएंगे, सिलाई कढ़ाई भी कराएंगे तो रो रो के करेगी, झाड़ू पोछा भी रो रो के करेगी, तो पढ़ना ही तो फिर रो रो के पढ़ना है। और पापा नहीं मान रहा है? क्या बोल रहे पापा? हैं? और कुछ देख ले। बदनाम कोर्स बहुत है ना, बहुत बदनाम है। और कॉलेज के चक्कर में सीयूटी? तो अभी रिजल्ट आ गया, आने वाला है। और सीयूटी? और देख रहा था तू तो वो तोता निकला होगा भविष्यवाणी वाला, उनने फिर जो उससे निकाला होगा पर्चा। तो पहले पर्चे में कुछ और निकल गया होगा, कंपाउंडर बना दो। फिर तूने वाला होगा कंपाउंड, फिर तोते ने सीए निकाला होगा, है ना। और मम्मी? अरे वाह। और सीयूटी? और छिंदवाड़ा के आसपास कुछ है ही नहीं? फिर छिंदवाड़ा के ऐसे रखो, वो 60 किलोमीटर के गोल घेरे में घुमा दो, जंगल ही जंगल है, कुछ है ही नहीं। तो तेंदू पत्ता बीन सकते थे, है ना, या जड़ी बूटी ढूंढ लो जंगल में जाके। और या फिर वो उधर थोड़ा आगे चले जाओ बालाघाट, तो उधर वो नक्सलवाद ज्वाइन कर लो, बढ़िया लोगों को उठा के लाओ, फिर फिरौती मांगो। वही ना, बालाघाट आ जाता ना आगे, इधर सिवनी उधर बालाघाट छिंदवाड़ा मुल्ताई। तो और तुम दोनों की क्या कहानी थी भाई? मन नहीं कर रहा था आने, गांव में मन लगा हुआ है दुकान पे? बढ़िया था यार।
काय को तू फोकट इधर दुकानदारी छोड़ के बढ़िया सुबह शाम चाय की पत्ती बांधो के पुड़िया बांधो, किराने की काय की दुकान है। अरे और बढ़िया काम है सरिया सीमेंट का तो, तेरा तो फ्यूचर सेफ है मतलब। चलो और तेरा क्या है? सेटल होने में टाइम नहीं, फिर भी ठीक है। जनवरी टर्म के हिसाब से ठीक ठाक आ गए। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 महीने हैं, तो उस हिसाब से सही समय पे आ गए। मम्मियों को धन्यवाद दे देना मेरी तरफ से कि सही समय पे जो है उनने जाने की परमिशन दे दी। पर क्या है, माँ बाप की अपनी चिंताएं होती हैं, समझे। और आज के समय में बच्चे को पढ़ने बाहर भेजना, तो जितना हौसला बच्चे को करना पड़ता है उसके 10 गुना हौसला उनको करना पड़ता है कि भेजे कि नहीं भेजे। समझ में आ रही ना बात, क्योंकि और बड़े शहरों में भेजने में और थोड़ी सी ज्यादा घबराहट होती है कि वहां जाएगा बच्चा और पढ़ने के अलावा उसको जीवन में और बहुत सी फाइट भी वहां जाके करनी है। रहने की फाइट, खाने की फाइट, फिर पढ़ने की, फिर साथ वाले जो लोग हैं उनसे निपटने की। यहीं से तो आदमी जीवन सीखता है। अभी तक तो क्या है, घर में है, मम्मी पापा के पास है, कुछ भी मैटर हुआ जरा सा भी तो पहुंच गए दौड़ लगा के, ऐसा हो गया, उन्होंने कहा ठीक है बेटा हम निपटा देते हैं। फिर जब हम बड़े होते हैं बाहर निकलते हैं तो हमको हमारा एक दायरा बनता है और हमको लोगों से निपटना सीखना पड़ता है। पर उनकी चिंताएं रहती हैं अपनी। तो आपके पाल पोस के इतने 17-18 साल का करा और कभी दूर करा नहीं नजरों से, आपको हमेशा उनने देखा है। ये मैं उस हिसाब से कह रहा हूँ क्योंकि मैं उस चीज को समझ सकता हूँ जो वो समझ रहे हैं, समझ में। तो इसलिए थोड़ा सा माँ बाप को डर रहता है। लेकिन ठीक है, समस्या ये है कि जिन सब जगहों से आप आए हो, जैसे आप हरदा से आइए, बच्ची हरदा से आइए, ये सिवनी मालवा से है, ये जीरापुर से आए हैं, जो भी जहां से आया है, वहां पर करने के लिए कुछ है नहीं। हमें अगर अपना कुछ अच्छा फ्यूचर बनाना है तो हमें अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। तो जैसे हम उस कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलेंगे तो तकलीफ हमको बहुत होगी, क्योंकि अभी तो हम सुविधाओं में हैं। यहाँ बीमार भी पड़ेंगे, घर में तो जरा सब 98-99 डिग्री गया कि पापा दौड़ गए दवा लेने के लिए। यहाँ तो दोस्त पूछेगा पड़ा रहे अभी 102 डिग्री होएगा जब देखेंगे। ठीक है, तो वैसी सिचुएशन बनेगी। पर अब दिक्कत यही है कि हरदा में, मुल्तई में, छिंदवाड़ा में, जीरापुर में, हमारे उज्जैन में करने के लिए बहुत कुछ अपॉर्चुनिटीज हमारे पास। रीवा सतना से बहुत बच्चे आते हैं हर साल, शहडोल रीवा सतना सीधी, इधर से बच्चे आते हैं क्योंकि ग्वालियर वाला बेल्ट पूरा, अशोकनगर, शिवपुरी, गुना, यहाँ से बच्चे बहुत आते हैं। तो इसलिए आते हैं क्योंकि ये बेल्ट ऐसे हैं प्रदेश में जिनके अंदर बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं। हम वहां रह करके बीकॉम बीबीए के अलावा कुछ और नहीं कर सकते हैं, और उसके लिए हमको बड़ा कोई प्रोफेशनल कोर्स करना होगा तो उसके लिए फिर हमको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। इसलिए निकलना पड़ता है, और जो है बाहर जाके पढ़ना भी पड़ता है, उसका भी अपना संघर्ष है, समझना भी पड़ता है। ठीक है, 4-5 साल की मेहनत है, फिर अपना जीवन। तो मैंने आपको एक तरीका बताया एवरेज निकालने का, क्या, सारी वैल्यू का टोटल लगा करके हम उसके उसकी उससे नंबर से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, राइट। दूसरा तरीका मीडियन निकालने का, क्या करना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, जो वैल्यू सेंटर में आएगी वो एवरेज है, उसका नाम क्या हो गया, मीडियन। तीसरा तरीका क्या हो गया, जो वैल्यू हाईएस्ट टाइम्स रिपीट होगी वो क्या कहलाएगी, मोड कहलाएगी। चौथा तरीका ज्योमेट्रिक मीन, थोड़ा सा टिपिकल है, मल्टीप्लाई करके रूट निकालना है, सबका मल्टीप्लाई करके 2 दी पावर 1/7 करना है। तो यूल साहब ने एक प्रॉपर्टी लिखी है,
उस प्रॉपर्टी में उन्होंने बोला है कि अच्छा एवरेज वो माना जाएगा जिसका कैलकुलेशन सिंपल होगा। तो ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन उस कैटेगरी को पास, उस प्रॉपर्टी को पास नहीं कर पाते। दे आर नॉट इजी टू कैलकुलेट। मीन मीडियन मोड आर इजी, बट ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन आर नॉट इजी टू कैलकुलेट, वो उस प्रॉपर्टी में फेल हो जाते हैं। ये तीनों सिंपल एवरेज होते हैं, मीन मीडियन मोड आर सिंपल। फिर उन्होंने एक प्रॉपर्टी और भी बोली कि बेस्ड ऑन ऑल दी ऑब्जर्वेशंस, ए गुड एवरेज शुड बी बेस्ड ऑन ऑल दी ऑब्जर्व। एक अच्छा एवरेज वो माना जाएगा जो सारी वैल्यू को कैलकुलेशन में शामिल करे। तो आप देखिए, मीन सबको शामिल कर रहा है, जोड़ करके डिवाइड कर रहा है। ज्योमेट्रिक मीन सबको शामिल कर रहा है, मल्टीप्लाई करके रूट लगा रहा है। हार्मोनिक मीन भी सबको शामिल कर रहा है, रेसिप्रोकल लेके उसका भी रेसिप्रोकल ले रहा है। तो ये तीनों उस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, लेकिन मीडियन और मोड उस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते। इसलिए ये तीनों जो हैं, इनके नाम के पीछे मीन लगा हुआ है। क्या लगा है? मीन। एक का नाम क्या? अरिथमेटिक मीन। दूसरे का नाम क्या? ज्योमेट्रिक मीन। तीसरे का नाम क्या? हार्मोनिक मीन। कॉमन बात तीनों में क्या? कि इन सब की कैलकुलेशन में हमको सारे डेटा लगेंगे। मीडियन और मोड में ऐसा सीन नहीं है, इसलिए मीडियन मोड एक अलग कैटेगरी हो गई। वो पोजिशनल एवरेज कहलाए। क्या कहलाए? पोजिशनल। और ये तीनों कहलाए न्यूमरिकल एवरेज। न्यूमरिकल क्यों? क्योंकि वो इनको निकालने के लिए कुछ ना कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक। कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं सारे? ये कोई पीसीएम वाला भी है? नहीं। तू पीसीएम वाला है? पीसीबी बायो? अरे दादा, कैसे पढ़ाएंगे तेरे को दादा। बाकी के लोग प्लेन कॉमर्स के, कॉमर्स विथ मैथ्स। तेरा कॉमर्स विथ मैथ्स, सब कॉमर्स वाले। चलिए, 9th-10th तक तो मैथ्स पढ़ा है, छठी सातवीं आठवीं में कैसा था मैथ्स? मतलब ठीक ठाक नंबर आ जाते थे? बोलो हाँ कि ना। आ जाते थे, मतलब मैं डिस्टिंक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ कि 100 में से 92 नंबर आते या 98 नंबर आते या ऐसे कुछ आते। कैलकुलेटर देते जरा 2 मिनट, ये खरीद लेना सब, इसके बिना अपना काम चलेगा नहीं। ठीक है। और मेरे को आपसे कितना मैथ्स चाहिए? मेरे को आपसे क्या चाहिए? मेरे को आपसे ये चाहिए कि आप इस पे प्लस कर लो। कर लोगे कि नहीं? माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। एक रूट का बटन है, रूट निकालना आता है कैलकुलेटर पे कि नहीं आता है? 16 दबाया, 16 का रूट दबाया तो 4 आ गया। ये खरीद लाना सब कल, जिसके पास नहीं है। बस इससे ज्यादा की जरूरत मेरे को इसके अंदर है नहीं। ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इससे ज्यादा मैथ्स नहीं लगेगा, सिर्फ कैलकुलेटर चलाते आना चाहिए सबको, और ये सबके पास होना चाहिए। मैक्सिमम काम हमारा पड़ेगा जोड़ने का और डिवाइड करने का। जैसे मीन में क्या कर रहे हैं? जोड़ेंगे और फिर टोटल जो आएगा उसको डिवाइड कर देंगे। तो कैलकुलेटर चलाते आना चाहिए, वो थोड़ा बहुत बेसिक मैथ्स चौथी पांचवी छठी क्लास का, सातवीं क्लास का आना चाहिए। इसके अलावा मेरे को आपसे कोई और ज्यादा मैथ्स की जरूरत नहीं। इतना अगर आपको आता है तो आप मेरा सब्जेक्ट आसानी से पढ़ लोगे। बोलो हाँ कि ना। कर लोगे? कैलकुलेटर देखो, 100 में से 40 नंबर लाने हैं, इसलिए मेरा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है 40 नंबर लाने के लिए। बचा हुआ मैथ से, और डेफिनेटली आपका 11th-12th में नहीं था, उसके पहले भी आपने पढ़ा है, तो थोड़ा आपको वो टफ जाएगा। लेकिन मेरा सब्जेक्ट आपको टफ, क्योंकि मेरे इसमें थ्योरी भी आएगी। जैसे उनने मैं अटेम्प्ट में पूछ लिया अभी कि विच वन इज द बेस्ट एवरेज, अरिथमेटिक मीन। इसके पहले वाले अटेम्प्ट में पूछता था हाउ मेनी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जवाब हो गया 5, एक नंबर मिल गया आपको। तो थ्योरी भी आएगी, 30 नंबर की कम से कम थ्योरी आएगी 40 में से। कई फार्मूला पूछ लिया उनने, बताओ करेक्ट फार्मूला कौन सा है। तो इस तरह से जो है, सारे के सारे न्यूमेरिकल नहीं आएंगे मेरे सब्जेक्ट में। मेरे सब्जेक्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें आपको बहुत ज्यादा मैथ्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आया बच्चों? चलो कल पढ़ेंगे अब अपन आगे। अब कल, आज तो मैंने आपको कुछ लिखवाया नहीं है, बट आगे मैं आपको कल से लिखवाना शुरू करूंगा। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? सेकंड चैप्टर, जिसका नाम क्या है?
मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, वो जितो भी लोगों को मम्मी पापा ने मना किया है वो मम्मी पापा को करके दिखाएंगे, दिखाना पड़ेगा। आपको फाउंडेशन पास करना पड़ेगा। जब मम्मी आपको इंटर के पढ़ने की परमिशन देगी, आप ले जाके मार्कशीट रख दो सामने में, पास हो गई, अब मेरे को इंटर भी करना है। फिर मम्मी मना नहीं कर पाएगी कि भाई ठीक है यार, अब लड़की ने कर ही लिया है। इंटर पास कर लो तो फाउंडेशन फाइनल के लिए खड़े हो जाओ। फिर तो क्या है, इंटर पास करने के बाद तो अपन राजा, फिर तो जो अपन बोलेंगे वो करेंगे। फिर आर्टिकलशिप 2 साल की, 2 साल की आर्टिकलशिप के बाद अपन महाराजा, फिर अपन फाइनल में आ गए। फिर तो अपने को किसी से पूछना ही नहीं है, फिर तो अपने को खुद पढ़ना खुद करना है। बोलो हाँ कि ना। काम ऐसा करो कि दूसरे जो बच्चे अपने कजिन ब्रदर सिस्टर हैं उनके मम्मियों को भी समझाने में थोड़ी सुविधा रहे अपने को, कि हाँ यार इनने कर लिया तो अपना बच्चा भी कर लेगा। ठीक है, कल अपनी मुलाकात होती है आगे, और कल से लिखना शुरू करेंगे। सेंट्रल टेंडेंसी स्टैटिस्टिक्स की कॉपी अलग बनाना, मैथ्स की कॉपी अलग बनाना। एक कॉपी अपनी रहेगी इसकी, एक कॉपी फार्मूले की रहेगी। ठीक।